everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great. तो इंडियन इको की मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। अब आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैक्रो की मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज। देखो इस सीरीज के अंदर हम लोग हर तरह के एमसीक्यूज करेंगे। सबसे पहली बात तो इस सीरीज को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपकी एनसीईआरटी प्रॉपर्ली कवर हो जाएगी, एनसीईआरटी का अच्छा खासा रिविजन हो जाएगा। जैसे इंडियन इको में मैंने एनसीईआरटी से एमसीक्यू सेट करे थे, सेम ऐसे ही यहाँ पर भी एनसीईआरटी से एमसीक्यू सेट करे, एनसीईआरटी का प्रॉपर रिविजन होगा। साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ पर इंक्लूडेड हैं, तो पीवाईक्यूज की भी टेंशन खत्म और हर तरह के एमसीक्यूज है। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन है, टेबल वाले क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, प्रॉपर थ्योरी है और सीक्वेंस में अरेंज करने वाले क्वेश्चंस है। हर तरह के क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। शुरू करें तो देखो अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग कैसे करेंगे। इंडियन इको में तो हम लोगों ने चैप्टर वाइज एमसीक्यूज करे थे, यहाँ पर हम चैप्टर वाइज नहीं कर सकते, यहाँ पर हम यूनिट वाइज हर यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। जैसे आज हम लोग बात करेंगे कंप्लीट यूनिट 1 की, हमारी जो पहली यूनिट है नेशनल इनकम, इसके हम लोग 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं। शुरू करते हैं फटाफट से। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारे पास में स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन है। दोनों स्टेटमेंट्स बहुत ध्यान से पढ़ने और आगे सिर्फ टिक और क्रॉस लगाना है। स्टील शीट्स यूज्ड फॉर मेकिंग ऑटोमोबाइल्स एंड कॉपर यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स आर कैपिटल गुड्स। देखो ऑटोमोबाइल्स, गाड़ी वगैरह बनाने के लिए जो स्टील शीट्स काम में आती हैं या फिर बर्तन बनाने के लिए जो कॉपर काम में आता है वो कैपिटल गुड्स हैं क्या, वो मशीनें हैं क्या? ना भाई, ये कैपिटल गुड्स नहीं है, ये इंटरमीडिएट गुड है, ये रॉ मटेरियल है, क्योंकि इसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी, इसकी हेल्प से हम फाइनल गुड बनाने वाले हैं। तो ये कैपिटल गुड नहीं है, मशीनें नहीं है, ये इंटरमीडिएट गुड्स है, रॉ मटेरियल है। समझ में आया? डेप्रिसिएशन डज नॉट टेक इनटू अकाउंट अनएक्सपेक्टेड और सडन डिस्ट्रक्शन और डिसयूज ऑफ कैपिटल एज कैन हैपन विद एक्सीडेंट्स, नेचुरल कैलामिटीज और सच एक्सट्रानियस सर्कमस्टांसेस। देखो कई बार जब अचानक से हम किसी मशीनरी को यूज करना बंद कर देते हैं, क्योंकि अचानक से मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई है, इसकी वजह से जब हमारी मशीनरी खराब होती है या फिर उसकी वैल्यू गिरती है, इसे हम कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं बोलते। सही बात है, ये एनसीईआरटी में भी लिखा है, मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तभी भी बताया था। इसे हम डेप्रिसिएशन नहीं बोलते, इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, ये होता है कैपिटल लॉस। सही बात है। तो स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है, स्टेटमेंट 2 हमारे पास में करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। डी हमारा करेक्ट हो गया। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट है, एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, वो हमें बताना है। एन आइटम दैट इज मेंट फॉर फाइनल यूज एंड विल नॉट पास थ्रू एनी मोर स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड फाइनल गुड। सही बात है। एक ऐसा आइटम जिसकी फॉर्म चेंज नहीं होगी, यानी कि ये रॉ मटेरियल नहीं है कि जिसे फर्दर स्टेजेस पास करनी पड़े, इसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ऐसा कुछ नहीं है, बट इसे हम एज अ फाइनल गुड यूज कर रहे हैं ताकि हम इसकी हेल्प से फर्दर प्रोडक्शन कर सके। इस तरह के गुड्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, फाइनल गुड्स बोल देते हैं। यही होता है कि फर्दर स्टेजेस से ये पास नहीं होगा, इसके अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, ये क्या है, फाइनल कैपिटल गुड बोल सकते हो, फाइनल प्रोड्यूसर गुड बोल सकते हो। सही है। स्टॉक्स आर डिफाइंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अगर हम किसी भी चीज को एट अ पॉइंट ऑफ टाइम बताते हैं तो वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है, पीरियड ऑफ टाइम बताते हैं तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, फ्लो कॉन्सेप्ट है। ये भी सही है। द नेट कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय अ फर्म इज कॉल्ड वैल्यू एडेड। एक फर्म जो अपनी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन करती है उसे हम वैल्यू एडेड बोलते हैं। याद करो हम लोगों ने नेशनल इनकम निकालने का फर्स्ट मेथड पढ़ा था ना, प्रोडक्ट मेथड, यानी कि वैल्यू एडेड मेथड। तो वहां पर फॉर्मूला ही था, वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या था, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस करा था इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो ये वैल्यू एडेड क्या होता है कि फर्म अपनी तरफ से कितना कंट्रीब्यूशन दे रही है। ये भी सही है। 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो लास्ट वाला स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट होगा। जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। देखो जीडीपी का मतलब क्या होता है कि हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर जो गुड्स बने हैं उसे हम जीडीपी बोलते हैं। मैटर नहीं करता बनाने वाला कौन है, नॉर्मल रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स। यहां पर नहीं आएगा, यहां पर आना चाहिए प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। इट डजंट मैटर कि उसे बना कौन रहा है। समझ में आया? तो डी क्या हो गया हमारे पास में, इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सेल फॉर अ फर्म इज कैलकुलेटेड एज। अगर हमें सेल्स निकालनी है तो हम सेल्स कैसे निकालेंगे? देखो याद करो, फर्स्ट वाले मेथड की ही बात कर रहे हैं। वैल्यू एडेड हम कैसे निकालते हैं? वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट
माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यही फॉर्मूला होता है। अब ये वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रखा तो ये वैल्यू ऑफ आउटपुट हम कैसे निकालते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ऐसे ही निकालते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो यहां पर हमें सेल्स निकालनी है, तो सेल्स हम कैसे निकालेंगे, सिंपल सा है, वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर कभी निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो अगर हमें ये सेल्स निकालनी है तो हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से चेंज इन स्टॉक को माइनस कर देंगे। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस चेंज इन स्टॉक, सी हमारा करेक्ट हो गया, समझ में आया, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से चेंज इन स्टॉक को माइनस कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन कैलकुलेटिंग ऑफ नेशनल इनकम, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड इन द करेक्ट सीक्वेंस। याद करो इनकम मेथड, हमारा इनकम मेथड के हिसाब से हमें नेशनल इनकम निकालनी है। नेशनल इनकम को हम डिनोट करते हैं एनएनपी एट एफसी से, इसी से करते हैं। इनकम मेथड से हमें नेशनल इनकम निकालनी है, इन सबको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। याद करो इनकम मेथड से आता क्या है, इनकम मेथड से एनडीपी एट एफसी आता है, हमें एनएनपी एट एफसी निकालना है। एड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये तो कोई बात का स्टेप है। एस्टिमेट द फैक्टर इनकम पेड बाय ईच सेक्टर, आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द इनकम जनरेटिंग यूनिट्स। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन सी इनकम जनरेटिंग यूनिट्स है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, सबसे पहले ये काम करा। एस्टिमेट द फैक्टर इनकम पेड बाय ईच सेक्टर, अब हर सेक्टर कितनी कितनी फैक्टर इनकम पे कर रहा है इसका पता लगाओ, ये काम कर लिया। ये काम हो गया तो हमें मिल जाएगी डोमेस्टिक फैक्टर इनकम। डोमेस्टिक फैक्टर इनकम को हम बोलते हैं एनडीपी एट एफसी। क्या मिल जाएगा हमें, एनडीपी एट एफसी मिल जाएगा। थर्ड स्टेप हो गया एड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब है एनएफआईए। अब हमारे पास में जो एनडीपी एट एफसी आ गया है, अगर इसमें मैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एनएफआईए को ऐड कर देती हूं तो ये जो डोमेस्टिक है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अगर नेशनल में कन्वर्ट हो गया तो एनडीपी एट एफसी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनएनपी एट एफसी में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हमें चाहिए। तो ये हो गया हमारे पास में लास्ट स्टेप, समझ में आया। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, क्लासिफाई द इनकम जनरेटिंग यूनिट्स, सब लोग कितना कितना पे कर रहे हैं, हमें मिल जाएगी डोमेस्टिक इनकम यानी कि एनडीपी एट एफसी। डी है हमें एन में कन्वर्ट करना है, हम लोग सिंपल क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एनएफआईए ऐड करेंगे, हमें नेशनल इनकम मिल जाएगी। तो सबसे पहला स्टेप है हमारे पास में सी, देन बी, सी बी डी ए, सी बी डी ए, सी इज द करेक्ट आंसर, सी बी डी ए। समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाने हैं, सीयूईटी में भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स, इनमें से कौन से मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स नहीं है। ठीक है, एग्रीगेट आउटपुट तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही वेरिएबल है, जनरल प्राइस लेवल भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही वेरिएबल है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्कर्स इन अ लेदर फैक्ट्री, तो यहां पर किसी पर्टिकुलर फैक्ट्री की बात हो रही है, तो ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का वेरिएबल नहीं है, ये किसका वेरिएबल है, माइक्रो का वेरिएबल है। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम भी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्लास 11th के अंदर पढ़ के आए हैं, तो ये भी माइक्रो का वेरिएबल है, मैक्रो का नहीं है। तो सी और डी हमारे मैक्रो के वेरिएबल्स नहीं है, तो आंसर सी हो गया, सी एंड डी ओनली। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। फ्लो का मतलब है अगर हम किसी चीज को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं तो वो फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। इन्वेंट्री कितना लिखा हुआ है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम बता सकते हैं, इन्वेंट्री कितना रखा हुआ है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम बता सकते हैं ना, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। हमारी वेल्थ कितनी है, धन जायदाद जमा पूंजी कितनी है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम बता सकते हैं, बैंक बैलेंस देख के, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। इनकम कितनी है, तो इनकम हम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बताते हैं, इनकम के लिए आगे वर्ड जाता है कि हमारी इनकम इतनी है पर मंथ, हमारा पैकेज इतना है पर ईयर। इसी तरह से बताते हैं ना, हमारी इनकम इतनी है पर डे, तो यहां पर लग गया है, तो ये पीरियड वाला कॉन्सेप्ट है। चेंज इन इन्वेंट्री ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हमारी इन्वेंट्री में कितना चेंज आया, एक साल के अंदर कितना चेंज आया, 6 महीने में कितना चेंज आया, ये भी किसकी बात है, पीरियड की बात है। तो सी और डी क्या है, हमारे फ्लो कॉन्सेप्ट है, तो आंसर सी हो गया, सी एंड डी आर फ्लो कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्या है, हु रोट द बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये किताब किसने लिखी थी, आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है, मैंने जब चैप्टर पढ़ाया तभी भी बताया है। ये बुक किसने लिखी थी, जॉन मेनार्ड कीन्स ने। किसने लिखी थी, जॉन मेनार्ड कीन्स ने, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। इन विच ईयर ग्रेट डिप्रेशन अकर्ड इन द कंट्रीज ऑफ यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, बहुत ही भयंकर डिप्रेशन आया था कि डिमांड एकदम गिर गई थी, लोगों के हाथ में पैसे की कमी थी। कहाँ की बात है, यूरोप
यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की बात है और इसका इम्पैक्ट दूसरे देशों पर भी देखने को मिला था। किस साल की बात है? तो ये बात है 1929 की, याद रखना 1929 की बात है। और इसी डिप्रेशन को सॉल्व करने के लिए, इस डिप्रेशन को स्टडी करने के लिए जॉन मेनार्ड कीन्स ने ये बुक लिखी थी जिसका नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु इज रिगार्डेड एज अ फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फाउंडिंग फादर किसे कहा जाता है? तो याद रखना एडम स्मिथ इज रिगार्डेड एज फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। गूगल मत करना, गूगल पर आएगा पॉल सैमुएल्सन, हमें पॉल सैमुएल्सन नहीं करना, हमें एनसीईआरटी के हिसाब से चलना है, बोर्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चेक करेगा। तो हु इज रिगार्डेड एज फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। डैश आर डिफाइंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम हम किसकी बात करते हैं? फ्लोज आर डिफाइंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। स्टॉक कैसे होता है? ओवर अ पॉइंट ऑफ टाइम। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया। सपोज द जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एट मार्केट प्राइस का मतलब है जीडीपी एट मार्केट प्राइस कितना है हमारे पास में? 1100। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वॉज 100। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब है NFIA हमारे पास में कितना दे रखा है? 100। द वैल्यू ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है ना, इनडायरेक्ट टैक्सेस में से अगर सब्सिडी माइनस कर देते हैं तो हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मिलता है, ये हमारे पास में है 150 करोड़। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम का मतलब है NNP एट FC हमारे पास में कितना है? 850 करोड़ है। कैलकुलेट एग्रीगेट वैल्यू ऑफ डेप्रीशिएशन, हमें डेप्रीशिएशन निकालना है, बहुत आराम से निकाल सकते हैं। देखो एक तो हमारे पास में GDP एट MP गिवन है, एक हमारे पास में NNP एट FC गिवन है, दो चीजें गिवन है, एक को लेफ्ट साइड रख दो, एक को राइट साइड में रख दो, आसान सा है। तो देखो मान लो हम लोगों ने इक्वल्स टू से पहले लिख दिया GDP एट MP, ठीक है, ये चीज लिख दी, और इक्वल्स टू के बाद में हम लोगों ने लिख दिया है NNP एट FC। अब देखो कैसे करना है, हमेशा जो इक्वल्स टू के बाद वाला होता है उसे हम कन्वर्ट करते हैं इक्वल्स टू से पहले वाले में। जैसे हमें ग्रॉस चाहिए है ना, हमारे पास में नेट गिवन है, वैसे तो हमारे पास में दोनों ही गिवन है, लेकिन हमें जो इक्वल्स टू से पहले है उसमें कन्वर्ट करना है। हमें ग्रॉस चाहिए, हमारे पास में नेट गिवन है, तो हम तुरंत क्या कर देंगे? प्लस डेप्रीशिएशन, यही करेंगे। हमें डोमेस्टिक चाहिए, हमारे पास में नेशनल गिवन है, तो हम NFIA माइनस कर देते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मैंने ये सारी चीजें बहुत डिटेल में आपको पढ़ा रखी है। हमें मार्केट प्राइस चाहिए, हमारे पास में फैक्टर कॉस्ट गिवन है, तो हम प्लस कर देते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो कैसे निकलता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, डायरेक्टली गिवन है। अब GDP एट MP कितना है हमारे पास में? 1100, यही है। NNP एट FC कितना है हमारे पास में? 850 है। प्लस डेप्रीशिएशन हमें निकालना है, तो उसकी जगह डेप्रीशिएशन एज इट इज लिख दो, माइनस NFIA कितना है हमारे पास में? 100 है, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे पास में कितना है? 150 है। समझ में आ गई यहाँ तक बातें? तो 1100 इज इक्वल टू 850 प्लस डेप्रीशिएशन माइनस प्लस माइनस हो गया, तो 150 में से 100 गया, तो ये प्लस का 50 हमारे पास में बचेगा। सही कर रहे हैं? 1100 850 में अगर हमने 50 प्लस कर दिया तो ये 900 आ गया, प्लस डेप्रीशिएशन, तो अगर हम 1100 में से 900 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमारा डेप्रीशिएशन, जो कि कितना आ रहा है? 200। तो डेप्रीशिएशन कितना आ गया हमारे पास में? 200। समझ में आया कैसे करने इस तरह के क्वेश्चन, कि दोनों चीजें गिवन है वो हम लोगों ने लिख लिया, जो इक्वल्स टू से पहले है उसमें हमें कन्वर्ट करना है, तो आगे आपको एडजस्टमेंट्स करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज द मार्केट प्राइस इंक्लूड। मार्केट प्राइस में क्या आता है? तो देखो जब हमें मार्केट प्राइस निकालनी होती है, मान लो क्वेश्चन में फैक्टर कॉस्ट गिवन है, तो हम क्या प्लस कर देते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या प्लस कर देते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस कर देते हैं। तो मतलब मार्केट प्राइस निकालनी है तो हम लोगों ने क्या ऐड करा? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कराना, तो करेक्ट हो गया हमारे पास में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। व्हाट इज द अदर नेम फॉर इनकम मेथड। इनकम मेथड का दूसरा नाम क्या है? फैक्टर इनकम मेथड नहीं, फैक्टर पेमेंट मेथड बोलते हैं, एनसीईआरटी चेक करना, वहां पर भी गिवन है। डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड भी बोलते हैं, तो आंसर हो गया हमारे पास में डी, बोथ बी एंड सी। याद करो इनकम मेथड का दूसरा नाम क्या है? फैक्टर पेमेंट मेथड और डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड, दोनों याद रखना, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। इन केस ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन विच विल बी द पार्ट ऑफ इट। याद करो मैंने पढ़ाया था तब बताया था, अगर क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक, यही लिख रही हूं मैं ऊपर वाला, कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्टली गिवन है तो बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है, एक्सपेंडिचर मेथड में ये काम में आया था। अगर ये गिवन नहीं है तो हम दो चीजों को ऐड करते हैं। किसे ऐड करते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक, आगे बस फिक्स्ड वर्ड लगा दो, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, एक तो ये ले लेते हैं, प्लस हम लेते हैं चेंज इन स्टॉक,
और इसी चेंज इन स्टॉक का दूसरा नाम होता है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। याद आ गया? तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में क्या आता है? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक या फिर इन्वेंटरी, कुछ भी बोल सकते हो। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, डोमेस्टिक नहीं भी लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिक्स्ड आ गया, एक तो ये आता है, दूसरा इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट ये आता है। तो करेक्ट हो गया हमारे पास में सी वाला, बोथ ए एंड बी। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? डैश इज डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम को हम किससे डिनोट करते हैं? एनडीपी एट एफसी। किससे डिनोट करते हैं? एनडीपी एट एफसी। नेशनल इनकम को डिनोट करते हैं एनएनपी एट एफसी से, डोमेस्टिक को डिनोट करते हैं एनडीपी एट एफसी से। एनडीपी एट एमपी में अगर हम रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट और एनएफआईए ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखो एनडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एमपी है, इसमें रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट ऐड कर रहे हैं। रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट का मतलब है इसमें हम डेप्रीशिएशन ऐड कर रहे हैं और इसमें हम कौन सा ऐड कर रहे हैं? एनएफआईए ऐड कर रहे हैं। दो चीजें ऐड करी है। तो देखो जब हम रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट ऐड करते हैं यानी कि डेप्रीशिएशन ऐड करते हैं तो ये जो नेट है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्रॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हम एनएफआईए भी ऐड कर रहे हैं तो ये जो डोमेस्टिक है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी पी एज इट इज आ गया, एमपी हमारे पास में एज इट इज आ गया, हमें क्या मिलेगा? जीएनपी एट एमपी। क्या मिलेगा? जीएनपी एट एमपी। जीएनपी एट एमपी बी वाला हो गया। समझ में आया? एन के अंदर अगर हम रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट डेप्रीशिएशन ऐड करेंगे तो ये ग्रॉस में कन्वर्ट हो गया। डी के अंदर डोमेस्टिक में एनएफआईए ऐड करेंगे, ये नेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी एज इट इज है हमारे पास में क्या आ गया? जीएनपी एट एमपी। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इफ सब्सिडीज आर मोर देन इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर सब्सिडीज इनडायरेक्ट टैक्सेस से ज्यादा होंगी तो क्या होगा? देखो पहली बात बहुत ही सिंपल सा है, सब्सिडीज और इनडायरेक्ट टैक्सेस, अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडी को माइनस कर देते हैं तो हमें मिलता क्या है? मैंने पीछे भी बताया था, तो हमें मिल जाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। यही मिलता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और इनका लेना देना सिर्फ और सिर्फ किससे है? फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस से। यही होता है ना, अगर हमें मार्केट प्राइस चाहिए, मान लो क्वेश्चन में फैक्टर कॉस्ट गिवन है, तो हम क्या प्लस कर देते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस कर देते हैं। यही होता है। अब क्या हो अगर सब्सिडी ज्यादा है इनडायरेक्ट टैक्सेस से? देखो नॉर्मली मान के देखो, मान लो फैक्टर कॉस्ट हमारे पास में 100 है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में निकाल रही हूँ। कैसे निकाल रही हूँ? इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडी को माइनस करके, ऐसे ही कर रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है, ज्यादातर इनडायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा होता है। मान लो इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे पास में 100 है और सब्सिडी हमारे पास में 80 है, ऐसा है। तो ये कितना आएगा? 100 प्लस 100 में से 80 गया, कितना बचेगा? 20। ये कितना आएगा हमारे पास में? 120, है ना। मतलब 120 हमारे पास में मार्केट प्राइस आ गई। मार्केट प्राइस ज्यादा आई है, फैक्टर कॉस्ट 100 थी, मार्केट प्राइस 120 आई। ऐसा ही है। अगर सब्सिडी ज्यादा है इनडायरेक्ट टैक्सेस कम है, उल्टा हो जाए। यहां पर इनडायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा है, मैंने बोला सब्सिडी ज्यादा है इनडायरेक्ट टैक्सेस कम है, उल्टा कर लो। तो देखो मैंने कहा मार्केट प्राइस निकालनी है, फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, यही फॉर्मूला होता है। फैक्टर कॉस्ट मान लो 100 है, अब उल्टा हो गया, वही इनडायरेक्ट टैक्सेस में से हमें सब्सिडी माइनस करनी है। लेकिन मैं कह रही हूं सब्सिडी ज्यादा है इनडायरेक्ट टैक्सेस कम है। मैंने कहा इनडायरेक्ट टैक्सेस तो 50 है और सब्सिडी हमारे पास में 100 है, ठीक है ना। सब्सिडी ज्यादा है तो 100 प्लस 50 में से 100 गया तो ये क्या आएगा हमारे पास में? माइनस का 50। अब 100 में से 50 गया, ये हमारे पास में कितना आएगा? 50 आएगा। मतलब फैक्टर कॉस्ट 100 और मार्केट प्राइस कितना आया है हमारे पास में? 50 आया है। मतलब मार्केट प्राइस कम आई है, फैक्टर कॉस्ट हमारे पास में ज्यादा आया है। ऐसा ही हुआ है। अब चेक कर लो, यहां पर हमें वो लेना है जिसमें सिर्फ मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट अलग अलग हो, बाकी सब कुछ सेम हो। तो देखो जीडीपी एफसी, जीडीपी एट एफसी दोनों तरफ एफसी है, जीडीपी एमपी, एनएनपी एट एमपी दोनों तरफ एमपी है, यहां पर भी दोनों तरफ एमपी है। ये नहीं लेना, हमें ये लेना है ना, एफसी और एमपी वाला। तो यहां पर देख लो फैक्टर कॉस्ट ज्यादा आया है, मार्केट प्राइस कम है। फैक्टर कॉस्ट ज्यादा, मार्केट प्राइस कम, बी वाला करेक्ट हो गया। समझ में आया किस तरह से करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। करेक्ट बताना है। When nominal GDP rises, flow of goods and services rises in the economy. देखो नॉमिनल GDP जब इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से गुड्स और सर्विसेज का फ्लो इंक्रीज होता है, ये बात गलत है। नॉमिनल GDP कैसे निकालते हैं? क्वांटिटी इनटू करंट ईयर की प्राइस, करंट ईयर की प्राइस। अब मैंने कहा मान लो पिछली साल क्वांटिटी 10 थी और प्राइस थी पिछली साल 100, तो ये कितना आया था? 1000 आया था।
यही था। मैंने कहा इस साल भी क्वांटिटी हमारे पास में 10 ही है, लेकिन महंगाई हो गई, प्राइजेस बढ़ गई, तो हमारा नॉमिनल जीडीपी कितना आ रहा है 1200। तो देखो क्वांटिटी सेम है, लेकिन यहाँ पर हम करंट ईयर की प्राइजेस लेते हैं तो अपने आप हमारा नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हो गया ना। तो अगर नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वास्तव में कंट्री में गुड्स और सर्विसेज का फ्लो इंक्रीज हुआ है। नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हो जाता है जब कंट्री में इन्फ्लेशन आए तब भी। तो पहली बात गलत हो गई। इंडेक्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स अ चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। उसी बात को घुमा फिरा के लिखा है कि नॉमिनल जीडीपी ये बताता है कि कंट्री के अंदर लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज हुआ है, नहीं, ये तो महंगाई की वजह से भी इंक्रीज हो सकता है। इंडेक्स ऑफ रियल जीडीपी ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स अ चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट, ये सही बात है। रियल जीडीपी हमें ये बताता है कि लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज हुआ है, क्योंकि रियल जीडीपी के अंदर हम करंट ईयर की प्राइजेस लेते हैं। पहले क्वांटिटी 10 थी, प्राइजेस हम लोगों ने फिक्स रखी 100, ठीक है, कितना आया 1000। अब जब क्वांटिटी इंक्रीज हो गई है 12 हो गई है, मान लो हम प्राइस हमेशा पुरानी वाली ही लेते हैं, प्राइस पुरानी वाली ही लेते हैं, तो ये 1200 आया। ये एक्चुअली शो कर रहा है कि कंट्री के अंदर गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, क्योंकि प्राइसेस हम यहाँ पर कांस्टेंट लेते हैं। तो सी वाला करेक्ट हो गया। रियल जीडीपी बताता है कि गुड्स और सर्विसेज का फ्लो इंक्रीज हुआ है। सैलरीज टू इंडियन एम्प्लॉइज वर्किंग इन इंडियन एम्बेसीज अब्रॉड आर अ पार्ट ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखो इंडियन एम्बेसी है अब्रॉड के अंदर, उसके अंदर जो इंडियंस काम कर रहे हैं उन्हें जो पैसा मिल रहा है वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में आता है क्या? नहीं आता। बताऊं क्यों? क्योंकि मान लो फॉरेन, मान लो कनाडा के अंदर हमारी एम्बेसी है, तो वो जो हमारी एम्बेसी है ना, इंडियन एम्बेसी, वो हमारी ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, वो हमारी ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। और हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हम जो इनकम जनरेट कर रहे हैं वो कभी भी NFIA में नहीं आती है, तो ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ एडिंग टू फिजिकल स्टॉक ऑफ कैपिटल। जब स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्रीज होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, हम उसे कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो करेक्ट हो गया हमारे पास में डी, इन्वेस्टमेंट भी होता है, इसे हम कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। इफ द ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज 350 करोड़, अच्छा, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, इसी को याद करो हम जीडीपी एट एमपी भी बोलते हैं। फर्स्ट मेथड वैल्यू एडेड मेथड में पढ़ा था ना, ये 350 करोड़ है। चेंज इन स्टॉक भी हमारे पास में गिवन है। चेंज इन स्टॉक कितना है हमारे पास में? माइनस का 50 करोड़ है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी गिवन है हमारे पास में 200 करोड़। टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स हम लोगों को कैलकुलेट करना है। देखो ये जो फर्स्ट मेथड होता है इससे हमें यही मिलता है जीडीपी एट एमपी। तो जीडीपी एट एमपी का फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यही होता है। जीडीपी एट एमपी हमारे पास में 350 है, वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारे पास में गिवन नहीं है, एज इट इज लिख दो, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमारे पास में 200 है। समझ में आया? तो 350, इस 200 को इधर ले आओ, ये प्लस का 200 हो गया, इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारे पास में कितना आ जाएगा? 550, इतना ही आएगा, 550 आ गया। समझ में आया? अब हमें क्या निकालना है? हमें सेल्स निकालनी है। याद करो वैल्यू ऑफ आउटपुट का भी फॉर्मूला होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, यही फॉर्मूला होता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारे पास में कितना गिवन है? वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारे पास में 550 आ गया। हमें सेल्स निकालनी है, सेल्स एज इट इज लिख दो, प्लस चेंज इन स्टॉक कितना है हमारे पास में? माइनस का 50 है। तो ये 550, ये माइनस का 50 इधर आके प्लस का 50 हो जाएगा। तो सेल्स हमारे पास में कितनी आ गई? दोनों को प्लस कर दो, सेल्स हमारे पास में आ जाएंगी 600 करोड़। कितनी आएगी? 600 करोड़। तो सी करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरह से इस चैप्टर से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे एमसीक्यू से, और थ्योरी वाले क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। कैलकुलेट इंटरमीडिएट कंजम्पशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमें निकालना है। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट गिवन है। पहली बात तो ये जो मेथड है इससे नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट नहीं आता, इस मेथड से हमें मिलता है जीडीपी एट एमपी, यही मिलता है। और इसी जीडीपी एट एमपी को हम जीवीए एट एमपी भी बोलते हैं। बट हमारे पास में नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट गिवन है, तो इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए जीवीए एट एमपी, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? जीडीपी एट एमपी भी बोल सकते हैं। लेकिन हमारे पास में गिवन है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, एनवी एट एफसी गिवन है हमारे पास में। चलो भाई कन्वर्ट करते हैं। हमें क्या चाहिए? ग्रॉस। तो ग्रॉस चाहिए, हमारे पास में नेट गिवन है। तो सबसे पहले हम डेप्रीशिएशन प्लस करेंगे। वैल्यू सेम है, एडेड सेम है। हमें मार्केट प्राइस चाहिए, हमारे पास में फैक्टर कॉस्ट गिवन है, तो हम प्लस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। समझ में आ गई बातें? तो एनवी एट एफसी हमारे पास में 80 है,
प्लस डेप्रीशिएशन हमारे पास में 20 गिवन है, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में सेल्स टैक्स आता है, कितना है 15 है, माइनस सब्सिडी कितना है 5 है, तो ये हमारे पास में कितना आएगा 10 आएगा, ये हमारे पास में 10 आ गया, समझ में आया। तो ये हो गया हमारे पास में 110, कितना आया 110, ये हमारे पास में आ गया GVA एट MP, समझ में आया। तो GVA एट MP हमारे पास में आ चुका है, कितना है 110 है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इसका फॉर्मूला क्या होता है GVA एट MP का, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्वेश्चन के अंदर गिवन है, कितना है 200 है, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, समझ में आ रहा है। तो 110 माइनस 200 इज इक्वल टू माइनस का इंटरमीडिएट कंजम्पशन, 200 में से 110 गया तो ये आएगा हमारे पास में माइनस का 90 इज इक्वल टू माइनस का इंटरमीडिएट कंजम्पशन, माइनस माइनस कैंसिल, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना आ गया हमारे पास में 90 लाख, कितना आया 90 लाख, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गुड्स यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरर लाइक इक्विपमेंट्स एंड प्लांट्स। मैन्युफैक्चरर जो प्लांट्स वगैरह यूज करता है उन्हें हम मैन्युफैक्चर्ड गुड्स नहीं बोलते, इंटरमीडिएट गुड्स तो है ही नहीं, वो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स है। कौन से गुड्स है, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स हैं। द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू एडेड इज, याद करो वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या है, वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट और वैल्यू एडेड और वैल्यू ऑफ आउटपुट, इन दोनों को अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, बी करेक्ट हो गया। A person who stay in a country at least for 1 year and whose economic interest lies in that country, एक ऐसा पर्सन जो उस कंट्री में रह रहा है, उस कंट्री में रहते हुए उसे कम से कम 1 साल हो गया और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी देश के अंदर है, उस पर्सन को हम बोल देते हैं नॉर्मल रेजिडेंट। क्या बोल देते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस नेशनल इनकम निकालनी है, यानी कि NNP एट FC हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो करेक्ट सीक्वेंस, एड NFI, ये तो बाद का स्टेप है। एड सेल्स एंड चेंज इन स्टॉक टू गेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। अच्छा, अगर हम सेल्स को और चेंज इन स्टॉक दोनों को प्लस करते हैं तो हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट मिलता है, समझ में आया। हमारे पास में क्या आ गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट, समझ में आया। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब इस वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू को माइनस कर दें, मतलब सबसे पहला काम बी वाला, उसके बाद में हम लोगों ने इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर दिया, ये सेकंड स्टेप हो गया। तो हमारे पास में आ जाएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, यही आएगा। अब इस ग्रॉस वैल्यू एट मार्केट प्राइस में से अगर हम डेप्रीशिएशन को डिडक्ट कर देंगे तो ये ग्रॉस नेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और मार्केट प्राइस है ना यहाँ पर, अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे तो ये मार्केट प्राइस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, FC में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो GVA एट FC है, ये ग्रॉस में से डेप्रीशिएशन माइनस करा, नेट में कन्वर्ट हो गया, वैल्यू एडेड एज इट इज। मार्केट प्राइस में से अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे तो वो FC में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें क्या मिल गया, NVA एट FC मिल गया, ये थर्ड स्टेप हो गया। NVA एट FC को ही हम क्या बोल सकते हैं, NDP एट FC भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, NDP एट FC। तो अगर हम NDP एट FC में NFI प्लस कर देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये जो डोमेस्टिक है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब हमें मिल जाएगा NNP एट FC, जो हमें चाहिए नेशनल इनकम, समझ में आया। तो सबसे पहला काम हम लोगों ने B वाला करा है, उसके बाद में हम लोगों ने C वाला करा, फिर हम लोगों ने D वाला करा, देन हम लोगों ने A वाला करा। तो BCDA B करेक्ट हो गया हमारे पास में। नेक्स्ट क्या कहता है, फैक्टर सर्विसेज रेंडर्ड बाय हाउस होल्ड्स टू द फर्म। हमारा जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो फर्म्स को, यानी कि बिजनेसमैन को बहुत सारी फैक्टर सर्विसेज देता है, लैंड, लेबर और कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप की। इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, रियल फ्लो। क्या कह देते हैं, रियल फ्लो, समझ में आया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट्स गिवन है। ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल गुड्स, बिल्कुल गलत बात है। प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर तो रॉ मटेरियल भी आ जाता है जो कैपिटल गुड नहीं है, समझ में आया। ये लाइन उल्टी होनी चाहिए थी कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, लेकिन सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होते, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स में रॉ मटेरियल भी आता है विच इज नॉट अ कैपिटल गुड। पहला स्टेटमेंट गलत है। कैपिटल गुड्स यूज्ड एज नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक इज कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट। देखो, कैपिटल गुड्स used as net addition to the existing capital stock। अगर existing capital stock, existing मशीनरी है हमारे पास में, उसमें अगर नेट एडिशन हो गया, हम नई मशीनरी और लेकर आ जाते हैं, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं। एक मशीनरी थी, 5 मशीनें थी, आप एक मशीनरी और ले आए, 6 मशीनें हो गई, दैट इज नेट इन्वेस्टमेंट। स्टेटमेंट 2 हमारे पास में करेक्ट है, तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट।
फिर है देखो असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन, नेट इन्वेस्टमेंट इंड्यूसेस एम्प्लॉयमेंट। अगर नेट इन्वेस्टमेंट होगा तो उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। इस बात का मतलब क्या है, जब कंट्री में मशीनें इंक्रीज होती है, पहले 5 मशीनें थी, अब हम 2 मशीनें और लेकर आ गए, तो इन 2 मशीनों पर काम करने के लिए हमें लेबर की रिक्वायरमेंट है, तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। समझ में आया? मोर लेबर इज एम्प्लॉयड व्हेन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्रीजेस। वही बात लिखी है, अगर कैपिटल इंक्रीज होती है, हमारे पास में मशीनें इंक्रीज होती हैं, तो उन मशीनों पर काम करने के लिए हमें ज्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट होगी। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, आंसर ए और बी में से होगा। और ये जो रीजन है वो असर्शन का ही एक्सप्लेनेशन है कि ज्यादा नेट इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, क्योंकि उन मशीनों पर काम करने के लिए हमें मोर लेबर की रिक्वायरमेंट होगी। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। लास्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, फ्लो वेरिएबल्स, इंटरसेक्टोरल फ्लोस, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। देखो फ्लो वेरिएबल्स की अगर हम बात करें तो हम एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं, इंपोर्ट कितना कर रहे हैं, वो क्या है, फ्लो वेरिएबल है ना। हमारे एक्सपोर्ट्स, हमारे इंपोर्ट्स, वो क्या है, फ्लो वेरिएबल्स है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम बताते हैं हमारे कितने एक्सपोर्ट्स है, कितने इंपोर्ट्स है। इंटरसेक्टोरल फ्लोस, ईच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन द अदर। हमारी इकोनॉमी का हर सेक्टर एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। इसे हम इंटरसेक्टोरल फ्लोस, इसकी वजह से जन्म होता है, तो ये मैच हो गया। नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, अच्छा एक काम करो, ए के साथ में फोर्थ आता है, ए के साथ में फोर्थ आता है, मतलब ए और बी हमारा कैंसिल हो गया है ना। बी के साथ में फर्स्ट वाला आता है, बी के साथ में फर्स्ट आता है, ठीक है। अब नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया का नॉन रेजिडेंट है चाइनीज वर्किंग इन इंडियन एम्बेसीज इन कनाडा एंड चाइना, जापान। देखो इंडियन एम्बेसी है कनाडा और जापान के अंदर, उसके अंदर चाइनीज काम कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए तो नॉन रेजिडेंट ही है ना। किसी भी एम्बेसी में जो लोग काम करते हैं वो उसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाते हैं जहां से वो बिलोंग करते हैं। तो ये जो चाइनीज इंडियन एम्बेसी में काम कर रहे हैं वो चाइना के ही नॉर्मल रेजिडेंट है, हमारे लिए वो नॉन रेजिडेंट है। तो सी के साथ में सेकंड आना चाहिए। और डी के साथ में हमारा थर्ड है नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, लोकल पीपल ऑफ इंडिया वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन इंडिया। हमारे लोग जो मॉनेटरी फंड के अंदर काम कर रहे हैं वो हमारे ही नॉर्मल रेजिडेंट्स माने जाएंगे। जो लोग किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं ना, वो उसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स माने जाते हैं जिससे वो बिलोंग करते हैं, चाहे वो कहीं पर भी काम करें। तो डी के साथ में थर्ड वाला हो गया करेक्ट, हमारा बैठ गया सी वाला। समझ में आया? इसी के साथ में हम लोगों ने हमारी कंप्लीट यूनिट 1 नेशनल इनकम के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर कर लिए। अब कल वाली क्लास में हम लोग करेंगे हमारी यूनिट 2 मनी एंड बैंकिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। 30 में से जो भी स्कोर रहा मुझे कमेंट्स के अंदर बताना, और इस चैनल के बारे में अपने जूनियर्स को भी शेयर करना, उनको भी बताना ताकि उनका भी भला हो। लेक्चर अच्छा लगे तो कमेंट करना और लाइक करके भी बताना। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।